नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है मॉर्निंग आगाज का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर बिलग्राम से है। बिलग्राम नगर में आयोजित हो रहे ऐतिहासिक रामलीला महोत्सव के दौरान हरदोई के अपर पुलिस अधीक्षक सुबोध गौतम ने आयोजन स्थल का औचक निरीक्षण किया है और साथ ही निरीक्षण के दौरान व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, यातायात प्रबंधन और आपात स्थिति से निपटने की तैयारी का बारीकी से जायजा लिया। एएसपी सुबोध गौतम ने साथ ही वहां पर क्षेत्र अधिकारी बिलग्राम रवि प्रकाश सिंह एवं बिलग्राम कोतवाली प्रभारी अरविंद कुमार राय भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान समिति ने सभी व्यवस्थाओं की जानकारी ली है और आवश्यक सुधार के निर्देश दिए हैं। और साथ ही एएसपी ने कहा कि रामलीला महोत्सव आस्था और परंपरा का प्रतीक है। इसे शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराना पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी। मौके पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहे और पूरे क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी गई है। प्रशासन की सक्रियता से श्रद्धालुओं एवं स्थानीय लोगों में सुरक्षा को लेकर विश्वास का माहौल देखा गया है। खबर शाहजहांपुर से है, जहां शाहजहांपुर के जलालाबाद में जहां शेयर बाजार में मोटे मुनाफे का झांसा देकर करोड़ों की ठगी करने वाले एक हाईटेक साइबर गिरोह का खुलासा हुआ है। पर्दाफाश पुलिस ने किया है। और साथ ही आपको बता दें, जिस इमारत में लोग खंडहर समझते थे, वहीं से फर्जी कॉल सेंटर चलाकर देश भर के लोगों को ठगा जा रहा था। आपको बता दें, एमबीए पास सरगना समेत 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। शेयर बाजार में पैसा लगाइए, 3 गुना मुनाफा पाइए, यही झांसा देकर जलालाबाद से पूरे देश में ठगी की जाल बिछाया जा रहा था। जिस इमारत को स्थानीय लोग खंडहर समझते थे, वहां एसएलजी डिजिटी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक फर्जी कॉर्पोरेट कॉल सेंटर चल रहा था। यहां से प्रशिक्षित कॉलर लोगों को फोन कर शेयर मार्केट में निवेश का सपना दिखाते और उनकी गाढ़ी कमाई हड़प लेते थे। पुलिस जांच में सामने आया कि इस ठगी गिरोह का सरगना कोई साधारण अपराधी नहीं है, बल्कि एमबीए पास टिंकल गुप्ता है। उसके साथ काम कर रहे साथी भी एमकॉम और बीकॉम जैसी उच्च शिक्षा प्राप्त है। ठगी का तरीका क्या था, आपको बताते, 5,000 रुपए से 1,000 लोगों का डेटा खरीदा जाता था और साथ ही कॉल कर शेयर बाजार में मुनाफे का लालच, फर्जी ट्रेडिंग ऐप के जरिए पैसे ट्रांसफर। आरोपियों को लगता था कि डिजिटल दुनिया में वे पुलिस से बच जाएंगे, लेकिन पुलिस के प्रतिबिंब पोर्टल ने उनकी सारी प्लानिंग फेल कर दी है। आपको बता दें, एक संदिग्ध नंबर की लोकेशन जलालाबाद के सुनसान इलाके में मिलने पर सीओ साइबर शुभम वर्मा और सब इंस्पेक्टर अनूप शर्मा ने छापा मारा है टीम ने। और छापेमारी में पुलिस हैरान रह गई, क्योंकि वहां से 69 लैपटॉप, 26 नए सिम कार्ड, 10 मोबाइल फोन, चेकबुक, वाईफाई सेटअप और एक महिंद्रा थार और 4 बाइकें। पूरा सेटअप किसी आईटी कंपनी जैसा था। पुलिस ने बताया कि आरोपी लंबे समय से साइबर ठगी कर रहे थे। इनके खिलाफ आईटी एक्ट और साथ ही बीएनएस की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने इस गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये मामला सिर्फ ठगी का नहीं, बल्कि समाज के लिए चेतावनी है। जब पढ़े लिखे युवा शॉर्टकट और लालच का रास्ता चुनते हैं, तो अंजाम सिर्फ और सिर्फ जेल होता है। फिलहाल जलालाबाद का ये फर्जी कॉल सेंटर बंद हो चुका है और उसका तथाकथित सीईओ सलाखों के पीछे है। कि जनपद शाहजहांपुर में हमारे एसपी सिटी और सीओ साइबर सेल और थाना जलालाबाद पुलिस की तरफ के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां पर कि हमने एक फेक कॉल सेंटर को पकड़ा है। इसमें कार्यरत 6 लोगों को पकड़ा है। इनके द्वारा अब तक ट्रेडिंग का झांसा दे करके सैकड़ों लोग से, मुझे लगता है करोड़ों की इनके द्वारा धोखाधड़ी की है। एक इनका जो सूत्र है कि प्रतिबिंब पोर्टल से इनका सूचना प्राप्त हुई कि ऐसे संदिग्ध नंबर के होल्डर
थाना जलालाबाद में मौजूद हैं। पूरी टीम द्वारा इसकी पड़ताल की गई तो मालूम पड़ा कि ये लोग एक कॉल सेंटर जो कि डिजी लिंक करके SLG डिजी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है, इनके द्वारा भोले भाले लोगों को बहला करके ट्रेडिंग का झांसा दे करके कि इनको उनसे काफ़ी लाभ मिलेगा, उनसे पैसे जमा करवाते थे और उसके बाद जब पर्याप्त धन आता था तो उनके अकाउंट बंद कर देते थे और म्यूल अकाउंट्स के माध्यम से इस धन का दुरुपयोग किया जाता था। अभी जो हमने इनसे बरामदगी की है लगभग 1 करोड़ की सामान है, जिसमें कि 70 लैपटॉप्स हैं, भारी संख्या मोबाइल फ़ोन्स हैं, लगभग 36 सिम कार्ड्स हैं और भी कंप्यूटर्स, LCD टीवी, LED टीवी ये सब हमने बरामद किए हैं। इनके पास से एक थार और कई मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। इनके द्वारा ये बताया गया है कि ये इवन जो इनके ग्राहक होते थे इनको ये धोखा देते थे, इवन फेक शेयर मार्केट के दिखाते थे आंकड़े, इनके पैसे क्रिप्टो करेंसी में लगाने का झांसा देते थे जिससे कि उन्हें लाभ का भरोसा हो और उसके बाद उनका पैसा लेकर के फरार हो जाते थे। इसमें अभी और भी लिंकेजेस पाए गए हैं जिसकी पुलिस पड़ताल कर रही है और इस अत्यंत उत्कृष्ट कार्य के लिए मेरे द्वारा पुलिस टीम को 25,000 रुपये का इनाम दिया गया है। ये जो प्रतिबिंब का आपने बताया है तो प्रतिबिंब के माध्यम से आपने ट्रेस किया है, कहीं पे ये क्या पहले इन्वॉल्व थे किसी उसमें अपराध में? डेफिनेटली प्रतिबिंब में पूरे देश में कोई भी व्यक्ति अगर किसी साइबर क्राइम में पकड़ा जाता है तो उसका डेटा अपलोड कर लिया जाता है ताकि जो भी जहाँ पे वो निवास करता है, मूल निवास करता है, वहाँ की पुलिस उसके बारे में वेरिफिकेशन कर सके। नहीं, इसके पहले ये कहीं इन्वॉल्व थे किसी अपराध? तभी उसका नाम नंबर तभी ही आएगा जब कभी किसी क्राइम में वो आया कोई होगा। ऐसा सूत्र मिला जिससे मालूम हो कि इस अपराध में वहाँ या किसी अन्य राज्य में थे? इसी तरह के अपराधों में जहाँ की इन्होंने किसी को झांसा दिया होगा, ऐसा मैं कह रहा हूँ। कोई ग्राहक इनके अगर इन्होंने अपने नंबर से बात किया होगा तभी इनका नंबर पोर्टल पे आया है। खबर कानपुर से है, जहां कानपुर के चर्चित गूगल डाउनलोड बाबा उर्फ स्वामी मनोजानंद जी महाराज ने रावतपुर थाने में 2 युवकों के खिलाफ शिकायती प्रार्थना पत्र दिया है और कार्रवाई की मांग करी है। गूगल गोल्डन बाबा ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते दिनों सिद्धेश्वर मंदिर के आचार्य धर्मेंद्र त्रिपाठी द्वारा उनके मंदिर से गौ यात्रा निकाली गई थी, जिसका उद्देश्य गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करना था, जिसमें उनको भी आमंत्रित किया गया था, वह भी शामिल हुए थे। इसी दौरान वहां पर उनको युवक आनंद उपमन्यु मिले जो अपने को पत्रकार बता रहे थे और उनका कैमरामैन प्रभात शुक्ला वंशम भी साथ में था। दोनों मुझसे कहने लगे कि आप बागेश्वर महाराज के विचारों से सहमत नहीं रहते हैं और फेसबुक से भी सही प्रतिक्रियाएं उनके लिए नहीं देते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। इस पर हम लोग आपके खिलाफ में खबर चलाएंगे। अगर आपको इससे बचना हो तो 50,000 रुपए नगद या सोने की चेन जो आप पहने हैं वो हमें दे दीजिए। मगर मौके पर मैंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। उसके बाद से कुछ दिन पहले वहां दोनों युवक हमें फोन करके वही बात कहने लगे। इसके बाद हमने उनको ब्लॉक कर दिया और उसके बाद से युवक अपनी फेसबुक आईडी के द्वारा मेरे ऊपर गलत टिप्पणियां लगातार करने लगे हैं, जिससे मेरी सामाजिक इज्जत धूमिल हो रही है और साथ ही मेरी काफी बदनामी भी हो रही है, जिसको लेकर हम लोग रावतपुर थाने में दोनों युवकों के खिलाफ शिकायती प्रार्थना पत्र देने आए हैं और इन युवकों पर कार्रवाई की मांग करते हुए अगर यहाँ से उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो हम पुलिस कमिश्नर और जिला अधिकारी कार्यालय में शिकायती प्रार्थना पत्र देंगे और कार्रवाई की मांग करेंगे। इस दौरान गूगल गोल्डन बाबा के साथ में अयोध्या धाम के राजस्व संत मुकुंद दास जी महाराज, महामंडलेश्वर चंद्रागिरी जी, सिद्धेश्वर मंदिर के महंत धर्मेंद्र त्रिपाठी, विश्व हिंदू परिषद के नगर अध्यक्ष राजकुमार सिंह और मंडलेश्वर ममतर बाबा सम्मिलित रहे।
आए, क्या प्रकरण है? आज 14 तारीख को महाराज जी के आश्रम से गौ यात्रा निकली थी, जो राष्ट्रमाता घोषित कर उसमें उपमन्यु नाम के एक पत्रकार थे जो सरल भाषा में बताते हैं, और एक शुक्लाम जी के कैमरामैन। उन्होंने कहा आप बागेश्वर धाम के खिलाफ लिखते उगते हैं, ये वो उनकी रही पैसे मांगने का मंशा। हमने इग्नोर कर दिया, हमने कहा भाई हम लिखते उगते नहीं ना, हम आपसे कोई मदद कर पाएंगे। उसके तत्पश्चात उन्होंने हमको फोन किया रात में, हमने उनको फोन काट दिया, ब्लॉक कर। फिर वो अभद्र भाषा प्रयोग करने लगे फेसबुक के माध्यम से, ना काम तरह की हमारी फोटो बना के उल्टी चीज डाल रहे हैं, विधायक जी के साथ सांगा जी के साथ हमारी फोटो डाल रहे हैं, हम कार्टून बना रहे हैं और गोल्डन बाबा फर्जी है, ये सब लिख रहे हैं। उसी संबंध में आज हम माननीय रावतपुर थाना अध्यक्ष जी को शिकायत करने आए हुए थे, प्रार्थना पत्र दिया है। अब विचार करेंगे उस पर हमारा मतलब ये आईटी मुकदमा किया जाए। अगर यहाँ से मुकदमा नहीं होता हम कमिश्नर साहब के पास जाएंगे और लखनऊ भी जाएंगे। संत समाज की छवि को धूमिल करने का काम कर रहा है, अगर कार्रवाई नहीं होगी कमिश्नर साहब के यहाँ जाएंगे हम, जिलाधिकारी को कल जिलाधिकारी के जा रहे हैं हम, वहां से आदेश तक लाएंगे। अगर ये नहीं करते इंस्पेक्टर साहब, आचार्य जी से बात कर लो। आचार्य अच्छी है कि सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे मनोज महाराज जी को अशब्दों का उपयोग किया जा रहा है, जो कि अति निंदनीय है। हमने कहा कोई बातचीत हो फोन पे नहीं, बात बैठ के की जाती है, लेकिन सोशल मीडिया का सारा तब लिया जाता है जब व्यक्ति विशेष कोई गंदा हो। लेकिन अगर ऐसा कार्य कर रहे हो तो अति निंदनीय है। प्रशासन ने कहा हमको उचित कार्रवाई करते। क्या कारण पूज्य स्वामी गूगल गोल्डन बाबा मनोजानंद जी महाराज के विरुद्ध कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा पत्रकार बन करके षड्यंत्र रच करके उनकी स्वच्छ छवि को खराब करने का कार्य किया जा रहा है। उसके विरुद्ध ही कानूनी तौर से कार्रवाई करने के लिए आज हम सारा संत समाज एकत्रित हुआ है, और ये संघर्ष संतों के सम्मान में पूरा संत समाज नहीं बल्कि पूरे सनातन को मानने वाले लोग महाराज जी के साथ हैं। मुंहतोड़ खबर मुरादाबाद से है, जहां मझोला थाना क्षेत्र से सामने एक वायरल वीडियो आया है जिले में, जिससे सनसनी फैल गई है। वीडियो में एक दलित युवती खुलकर अपनी आप बीती बताते हुए कुछ दबंग लोगों पर छेड़खानी, लगातार पीछा करने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और जान से मारने की धमकियां देने जैसे गंभीर आरोप लगा रही है। युवती ने सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता का कहना है कि क्षेत्र के कुछ लोग काफी समय से उसे परेशान कर रहे हैं। आए दिन रास्ते में रोकना, अश्लील टिप्पणियां करना और जबरन दबाव बनाना उसकी दिनचर्या बन चुका है। युवती का आरोप है कि दबंग की हरकतों के चलते उसका घर से निकलना तक मुश्किल हो गया है और वो लगातार डर के साए में जी रही है। और साथ ही युवती ने वीडियो में बताया कि केवल आमने सामने ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया के जरिए भी उसे निशाना बनाया जा रहा है। आरोपी के इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक और डराने धमकाने वाले मैसेज भेजकर उसे चुप कराने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें, पीड़िता के अनुसार पूरे मामले को लेकर उसने थाना मझोला में शिकायत दर्ज कराई है और मुकदमा भी दर्ज हुआ है, लेकिन उसके बावजूद आरोपी पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई है। युवती का आरोप है कि पुलिस ने मामले को गंभीर धाराएं लगाए जाने के बजाय मामले को हल्की धाराओं में दर्ज कर चालान कर दिया है, जिसके बाद आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और उसे और ज्यादा धमका रहे हैं। वीडियो में युवती ने पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं और साथ ही उसने कहा कि वह बार बार थाने के चक्कर काट रही है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही। युवती ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उसके साथ कोई भी अनहोनी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन की ही होगी। अब निगाहें इस बात पर टिकी है कि पुलिस और जिला प्रशासन इस गंभीर मामले में क्या कदम उठाते हैं और पीड़ित को कब तक न्याय और सुरक्षा मिल पाती है। हालांकि अभी इस पूरी वायरल वीडियो को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसमें तमाम तरह के आरोप लगाए गए हैं कि धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया जा रहा है, साथ ही उसे लड़की को दबंगों द्वारा छेड़खानी और गलत पोस्टिंग है। क्या पूरा मामला है, क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, ये वीडियो जो वायरल हुआ है यह प्रकरण गांव डिडोरा थाना मझोला का है। इसमें बेसिकली जो महिला का अभी वीडियो वाइट है जो वायरल हो रहा है, उनके भाई के विरुद्ध एक मुकदमा 26/6 को थाना मझोला पे पंजीकृत हुआ था। उस पर दुष्कर्म आदि आरोप लगे थे और उसके बाद उनको जेल भेजा गया था और उसमें वो उस मुकदमे में चार्जशीटेड हुए थे, आरोप पत्र दाखिल हुआ था और उसी में जो मुलजिम थे उनकी ये सिस्टर हैं। इनके द्वारा जो उस मुकदमे का जिसमें इनके भाई जेल गए थे उसका वादी है सद्दाम, उनके विरुद्ध 2 जून को एक एप्लीकेशन दिया गया था। उसमें भी हम लोगों ने तत्काल अभियोग पंजीकृत किया था और करने के बाद जो इनके आरोप हैं उनकी बड़ी गहराई से समीक्षा की जा रही है, उसको देखा जा रहा है, उसका परीक्षण हो रहा है। चूंकि पहले इनका भाई उसमें जेल जा चुका है
तो उस परिप्रेक्ष्य में भी हम लोग इस विवेचना को देख रहे हैं कि ऐसा तो आरोप प्रत्यारोप का कोई इशू तो नहीं है, और जो इन्होंने आरोप लगाए हैं उसकी टेक्निकल सपोर्ट के साथ हम लोग उसके जो एविडेंसेस हैं उसको देख रहे हैं। तो जो फाइंडिंग्स होगी उसके हिसाब से इसका निस्तारण किया जाएगा। प्रथम दृष्टया जो इनके द्वारा हिलाहवाली या लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है वो उसका कोई आधार नहीं है, और हम लोग इनकी विवेचना को भी सही तरीके से कर रहे हैं। ठीक है। मेरा नाम उर्वी है, मैं जिला मुरादाबाद की रहने वाली हूँ। गांव डिडोरा है, थाना मझोला। मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे 4 लड़कों ने बहुत गंदे गंदे कमेंट करे हैं, मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, धर्म बदले तो चमट्टी है, मेरी जाति को लेके अपशब्द बोल रहे हैं, बाबा साहब को लेके अपशब्द बोल रहे हैं। लगातार मुझे दबाव बना रहे हैं कि तो अपना धर्म परिवर्तन कर ले, और लगातार मुझे अचलदा पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। 4 निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए खुद को गोली मरवाकर मुकदमा लिखाने वाला युवक, गोली मारने वाला युवक भी गिरफ्तार। जेल में बंद हत्या के आरोपी ने रची थी पूरी स्क्रिप्ट। 2 महीने पूर्व हुई हत्या में बंद आरोपी ने रची थी पूरी साजिश, और पूर्व में हुई हत्या के मुकदमे के वादी और गवाहों पर खाया था हत्या का, लिखवाया गया था हत्या का प्रयास। फर्जी मुकदमा लिखवाने के लिए गोली खाने वाला तमंचा सहित गिरफ्तार। और साथ ही 48 घंटे के अंदर अचलदा पुलिस ने किया खुलासा। 4 निर्दोष लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसाने के लिए लिखाया गया था गोली मारकर हत्या का प्रयास का फर्जी मुकदमा। अचलदा थाना क्षेत्र का मामला। मामला है, देखिए दिनांक 17 दिसंबर 2025 को थाना अचलदा से रात्रि में सूचना प्राप्त हुई कि वहां पे एक व्यक्ति जिसके बाएं हाथ पे गोली लगी है वो वहां पे मौजूद है। वहां पे तत्काल पुलिस की टीमों द्वारा उसको अटेंड किया गया, उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया। मजरूब का नाम है शिवम उर्फ मनु पुत्र अवधेश चौहान, निवासी ग्राम दौला, थाना अचलदा। इनकी तहरीर के आधार पे जो है मुकदमा स्थानीय थाना पे पंजीकृत किया गया। 4 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध इनके द्वारा तहरीर दी गई। तत्पश्चात इसमें टीमों का गठन किया गया, सर्विलांस एसओजी और थाने की टीम का गठन किया गया और इसमें जांच पड़ताल शुरू की गई। इसमें जांच पड़ताल में जो है घटना का संबंध एक और घटना जो कि 4 दिसंबर को यहाँ पे हुई थी, जिसमें उदय प्रताप के हाथ में गोली लगी थी और जो गोली चलाने वाला अभियुक्त था मोनू चौहान, वो गिरफ्तार होकर 10 दिसंबर 2025 को जेल गया था। उसी के द्वारा ये पूरी जो है घटना का कॉन्स्पिरेसी जेल में किया गया, जहां पे इसके द्वारा इसके जो 2 सहयोगी हैं, जिसमें कि घायल शिवम उर्फ मनु पुत्र अवधेश चौहान और नौनिहाल उर्फ नीटू पुत्र भुवनेश्वर, इन दोनों लड़कों को जेल में बुला के इनके साथ में प्लानिंग की गई कि एक फर्जी 307 का मुकदमा जो है पंजीकृत कराया जाएगा, ताकि जो पहला मुकदमा था उदय प्रताप जिसमें वादी थे और मजरूब भी थे, उनके ऊपर दबाव बनाया जा सके। इसी स्कीम के अंतर्गत इसमें जो मित्र है शिवम उर्फ मोनू चौहान का नौनिहाल उर्फ नीटू, इसके द्वारा इन दोनों के साथ प्लानिंग करके हाथ पे गोली चलवाई गई और उसके बाद में इन 4 लोगों के नाम उस मुकदमे में लिखाए गए। तत्पश्चात सभी साक्ष्यों का संकलन किया गया और आज इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। क्या है? इनके पास से जो घटना में प्रयुक्त कट्टा है और उसमें कारतूस हैं, चला हुआ भी और बिना चले भी, जो जिंदा कारतूस हैं वो बरामद हुए हैं। कैसा गिरफ्तार हुए लोगों के अलावा भी इस घटना में कोई षड्यंत्र सामने? जी, इसमें जो जेल में अभियुक्त बंद है फिलहाल मोनू चौहान, जिन्होंने उदय प्रताप पर गोली चलाई थी 4 दिसंबर 2025 को, वो भी इसमें सह अभियुक्त कॉन्स्पिरेसी में बने हैं। हाँ जी, जो अच्छा अनावरण हुआ है, ये 2 दिन के अंदर अनावरण हुआ है। टीम को 15,000 का नगद पुरस्कार जो है घोषित किया जाता है। खबर बिलग्राम से है, जहां नगर स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में शुक्रवार को वार्षिक उत्सव समारोह हर्षोल्लास और उत्साह के साथ माहौल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान शैक्षिक एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपनी प्रतिभा, आत्मविश्वास व रचनात्मकता व शानदार प्रदर्शन दिया। प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को विद्यालय के प्रधानाचार्य ममता कनौजिया द्वारा पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि समग्र शिक्षा अभियान के जिला समन्वयक डॉक्टर अभय जैन ने छात्राओं का उत्साहवर्धन किया और कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं बच्चों के सर्वांगीण विकास में अहम भूमिका निभाती हैं और उनमें नेतृत्व क्षमता व आत्मविश्वास का विकास करती हैं।
और साथ ही प्रतियोगिताओं के परिणाम इस प्रकार रहे हैं। आपको बता दें, निबंध प्रतियोगिता में दीपमाला ने प्रथम, सीता ने द्वितीय तथा प्रांशी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। मेहंदी प्रतियोगिता में मोहिनी प्रथम, जेबा द्वितीय और दीपना तृतीय स्थान पर रही है। दौड़ प्रतियोगिता में चंचल प्रथम, मानसी द्वितीय, उन्नति तृतीय। रंगोली प्रतियोगिता में शांति ने प्रथम और दीपमाला ने द्वितीय प्राप्त स्थान किया है। और साथ ही आपको बता दें, क्विज प्रतियोगिता में दीपमाला ने प्रथम और साथ ही कोमल द्वितीय, सीता तृतीय स्थान पर रही। कार्यक्रम के समापन पर विद्यालय परिवार की ओर से सभी प्रतिभागी छात्राओं को प्रशंसा उनकी की गई। इस अवसर पर शिक्षिकाएं नितिका शर्मा, पुष्पेंद्र कुमार सहित विद्यालय का समस्त स्टाफ वहां पर मौजूद रहा। बालिका इंटर कॉलेज बिलग्राम। खबर सीतापुर से है, जहां महिला अस्पताल के पास अवैध अतिक्रमण पर गरजा है बुलडोजर। प्रशासन की सख्त कार्रवाई से मचा हड़कंप। जिलाधिकारी राजा गणपति आर के आदेशों के बाद हुआ अवैध कब्जा मुक्त। प्रशासन ने आगे भी अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखने की चेतावनी दी। जनपद के महमूदाबाद थाना क्षेत्र का पूरा मामला। उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर तेहरी कार्यक्रम के दौरान जमीन को लेकर मामूली विवाद पर दो पक्ष आमने सामने आ गए, एक दूसरे से भिड़ गए और साथ ही आक्रोशित लोगों ने पुलिस के सामने ही तोड़फोड़ शुरू कर दी। और घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस 3 लोगों को हिरासत में लेकर जांच में जुटी है। आपको बता दें, घटना चुनार थाना क्षेत्र में 17 दिसंबर को रमेश की मां के 13वीं कार्यक्रम का था और साथ ही 13वीं के कार्यक्रम के दौरान विवादित जमीन पर टेंट लगाया गया था, जिसको लेकर एक पक्ष ने आपको बता दें विवाद करना शुरू कर दिया, जिसको देखते देखते दो पक्षों के बीच मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आधे घंटे तक दोनों पक्षों के बीच जमकर विवाद हुआ, मारपीट हुई और पुलिस के सामने भी तोड़फोड़ हुई और साथ ही शिकायत पर पुलिस ने आधा दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। आपको बता दें कि जिसमें दोनों पक्ष भी गए हैं पुलिस के पास और साथ ही तोड़फोड़ किया है, कार्रवाई की जा रही है। आधा दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है। सर एक वीडियो है उसमें मारपीट का, पुलिस के सामने क्या है? ये थाना चुनार की घटना है और जिससे संबंधित ये वीडियो है। कल सायंकाल दो पक्षों के बीच में मारपीट हुई थी और घटना के संबंध में पुलिस द्वारा तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए एक FIR इसमें पंजीकृत हुई है। आधा दर्जन लोगों को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है, वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वजह क्या थी सर मारपीट? आपस में दोनों पड़ोसी हैं, बिल्कुल सटे हुए हैं, दोनों आपस में रहने वाले हैं। किसी बात को लेकर इनका आपस में विवाद हो गया था जिसमें ये घटना कारित हुई है। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद के निर्देशन में मिशन शक्ति 5 के तहत अभियान के तहत आज तुषार पब्लिक इंटर कॉलेज धनौरा की छात्राओं को थाना मंडी धनौरा का भ्रमण कराया गया और साथ ही भ्रमण के दौरान छात्र छात्राओं को थाना परिसर, विभिन्न शाखाओं की कार्यप्रणाली, शिकायतों के पंजीकरण की प्रक्रिया तथा महिला सुरक्षा से संबंधित पुलिस द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। छात्राओं को महिला हेल्प डेस्क, बीट व्यवस्था, डायल 112 की कार्यप्रणाली, त्वरित पुलिस सहायता की उपलब्धता और साथ ही महिला सुरक्षा से संबंधित 1090, बच्चों से संबंधित 1098, आपातकालीन 112 और साइबर अपराध हेतु 1930 तथा एम्बुलेंस सेवा 108 जैसी महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों के बारे में विस्तार से अवगत कराया गया। कार्यक्रम के दौरान सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों पर विशेष जागरूकता सत्र आयोजित किया गया, जिसमें छात्राओं को यातायात संकेतों, हेलमेट व सीट बेल्ट के अनिवार्य उपयोग, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करने और गलत दिशा में वाहन न चलाने, ओवर स्पीडिंग होने वाले खतरे तथा सड़क पर पैदल एवं साइकिल सवारों की सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां सहज और सरल रूप से प्रदान की गई है।
और साथ ही यह भी बताया गया कि किसी भी साइबर शिकायत की स्थिति में तुरंत हेल्पलाइन 1930 पर संपर्क कर त्वरित सहायता प्राप्त की जा सकती है। छात्राओं ने भ्रमण के दौरान पुलिस अधिकारियों से विभिन्न विषयों पर रोचक प्रश्न पूछकर अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्राओं में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ाना, महिला सुरक्षा व अधिकारियों के प्रति जागरूकता विकसित करना तथा यातायात व साइबर सुरक्षा के प्रति सचेत नागरिकता तैयार करना था। जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैसिया एवं पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई के द्वारा नगरपालिका परिषद चंदौसी द्वारा संचालित माल गोदाम रोड नियर रेलवे स्टेशन चंदौसी निःशुल्क रैन बसेरे का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने साफ सफाई एवं अन्य व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की लापरवाही संज्ञान बनाए और साथ ही इस अवसर पर संबंधित अधिकारी कर्मचारी वहां पर उपस्थित रहे। रैन बसेरी की व्यवस्था की है और आज जो स्टेशन के सामने रैन बसेरा है चंदौसी में, उसका निरीक्षण भी किया है। उसमें आज 2 लोग रह भी रहे थे, वहाँ अलाव की भी व्यवस्था है और 10 रैन बसेरे हैं पूरे चंदौसी में चल रहे हैं और पूरे जनपद की हर नगर पंचायत और नगर पालिका में रैन बसेरों की व्यवस्था की गई और साथ ही अलाव जलाने की व्यवस्था की गई और ये निर्देश भी दिए गए हैं कि नियमित रूप से अलाव जलाई जाए और रैन बसेरों में लोग आकर के रुकें और इसके लिए प्रचार प्रसार भी किया गया है और 3-4 जगह पे संकेतक भी लगाए गए हैं ताकि लोगों को पता चले कि रैन बसेरा पास में है। खबर एटा से है, जहां एटा में भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार रोडवेज बस ने 2 युवकों को कुचलकर मौके पर हुई उनकी दर्दनाक मौत। रोडवेज बस की तेज रफ्तार बनी 2 युवकों की मौत का कारण सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर भेजा पोस्टमार्टम हाउस। बाइक पर सवार दोनों युवक थाना मलावन क्षेत्र के गांव निगो हसनपुर के निवासी हैं और साथ ही चालक रोडवेज बस छोड़कर हुआ फरार। पुलिस ने रोडवेज बस को लिया अपने कब्जे में। शहर के बीचों बीच हुई सड़क हादसे की घटना से मची अफरा तफरी। थाना एटा कोतवाली नगर के अंतर्गत डाक बगलिया के सामने की घटना पूरी बताई जा रही। खबर बदायूं से है, जहां सरे शाम सर्राफा व्यापारी की दुकान में 3 हथियारबंद बदमाशों ने लूट की कोशिश की है। तमंचे की नोक पर सर्राफा दुकान में घुसकर सोने चांदी की जेवरात सहित नकदी थैली में भरवाई है। ग्रामीणों ने 3 बदमाशों को जमकर पीटा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों बदमाशों को हिरासत में लिया है। घटना के 1 घंटे के बाद पुलिस पहुंचने से ग्रामीणों ने जताई नाराजगी। बदमाशों के कब्जे से 2 तमंचे और 1 बाइक बरामद हुई है। उघैती थाना क्षेत्र के खितौरा गांव की वारदात। महोबा शहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सदर तहसील परिसर में अधिवक्ता के बस्ते से बैग चोरी करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें, हड़कंप मच गया जिससे सरेआम तहसील जैसे संवेदनशील परिसर में हुई इस घटना ने न सिर्फ अधिवक्ताओं को आक्रोशित कर दिया बल्कि पुलिस और प्रशासन की सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिया। आपको बता दें कि तहसील परिसर में कार्यरत अधिवक्ता भरत कुमार रोजमर्रा अपने बस्ते पर बैठे हुए थे। उन्होंने अपने बैग में आय, जाति और साथ ही निवास प्रमाण पत्र सहित खतौनी के महत्वपूर्ण दस्तावेज और करीब 5,000 रुपए नगद रखे थे। इसी दौरान बस्ते पर अपना बैग रखकर वहां टॉयलेट चले गए। बताया जा रहा है कि महज 2 मिनट के भीतर ही किसी अज्ञात व्यक्ति ने बस्ते से बैग उठा लिया और मौके से फरार हो गया। जब अधिवक्ता भरत कुमार वापस लौटे तो उनका बैग गायब मिला। इसके बाद उन्होंने तहसील परिसर में काफी देर तक बैग की तलाश की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की, लेकिन तहसील परिसर में सीसीटीवी कैमरे न होने के कारण पुलिस को किसी ठोस नतीजे पर पहुंचने में कठिनाई हो रही थी। अधिवक्ता का कहना है कि यदि तहसील जैसे महत्वपूर्ण सरकारी परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं है तो आम लोगों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जा सकती है। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि इस चोरी की घटना का जल्द खुलासा नहीं किया गया तो वे न्यायिक कार्य से विरत होकर आंदोलन करेंगे और सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन भी करेंगे।
जैसे भाई से बोला। हाँ। क्या हुआ है आज? आज मैं सुबह अपने घर से आया और सदर तहसील महोबा में वकालत करता हूँ। समय लगभग 4 बजे मैं बस्ते से बाथरूम करने के लिए गया था। उसी दौरान मेरा बस्ते से बैग चोरी हो गया, जिसकी सूचना मैंने अपने निशांत खरे जी को बताई। उन्होंने कहा मैं अभी आ रहा हूँ 5 मिनट में। भाई साहब आए, फिर निशांत भाई साहब ने बताया मुझे कि चलो 112 पर कॉल करिए। 112 को सूचना दी, 112 आई। 112 ने बोला कि आप जो है एक एप्लीकेशन लिख के दे दीजिए। हमने एप्लीकेशन दिया उपजिलाधिकारी महोदय को, उन्होंने थाने के लिए मार्क किया। हम लोग थाने गए, उधर से जो है आए। इसके बाद जो है कैमरा देखे, फिर अपने वापस मेरा बैग नहीं मिला। क्या क्या दस्तावेज रखे थे आपके बैग में? दस्तावेज उसमें मूल बैनामा थे, वसीयत थी, आय जाति निवास और स्टाम्प 5000 रुपये और हदबंदी बंटवारा की फाइलें थी। क्या लगता है जिस तरह से ये चोरी हुई है तो क्या लगता है आपको किस तरह से उत्पीड़न हो रहा है अधिवक्ताओं का? अधिवक्ताओं में उत्पीड़न किसी भी तरीके से कोई सुरक्षित नहीं है। अब हम अधिवक्ता बैग लेकर आते हैं अपना, तो कोर्ट में भी जाते हैं बैग छोड़ के। यहाँ कोई सुरक्षा नहीं है। उपजिलाधिकारी महोदय को भी हमने बताया, उन्होंने यही आश्वासन दिया है। देखते हैं। सवाल है, ना कोई सीसी कैमरे लगते हैं, ना कोई बैग है, कोई होम गार्ड यहाँ पर बैठते हैं। होम गार्ड को गेट पे लगना चाहिए और कोई कैमरा नहीं, ना कैमरे की व्यवस्था प्रशासन को करना चाहिए। सीधी बात, व्यवस्था शासन प्रशासन को कचहरी में जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था दी जाती है, इसी तरह तहसील में भी व्यवस्था दी जानी चाहिए। क्या लगता है आपको किस तरह से असुरक्षित माहौल में आप लोग काम कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल असुरक्षित माहौल में काम कर रहे हैं। कोई हमारे यहाँ घटना घट जाए, कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। आज क्या हुआ? कोई घटना हो जाए। आज क्या हुआ है? आज ये है कि आज 4 बजे के लगभग अधिवक्ता हैं ये भरत लाल जी, इनका बस्ता रखा हुआ था। ये अपना बस्ता छोड़कर थोड़ी बाथरूम के लिए गए हैं और उनका बस्ता बैग चोरी कोई लेकर चला गया, जिसकी सूचना एडीएम साहब को दी गई और 112 में भी फ़ोन से बताया गया और थाने में इसकी शिकायत भी। आप सब लोगों में किस तरह आक्रोश है? हम लोगों के आक्रोश है, अगर कल तहसील दिवस में हम लोग कल डीएम महोदय का अगर लगता है तो हम उनकी सुरक्षा के संबंध में उनको ज्ञापन देंगे और अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग इसके संबंध में आंदोलन करेंगे। क्या नाम है आपका? अजीत सिंह परिहार, महामंत्री। महोबा जनपद में एक बार फिर स्वास्थ्य सेवाओं की लापरवाही सामने आई, जहां सड़क हादसे में घायल रिटायर्ड अध्यापक की एम्बुलेंस सेवा न मिलने के कारण दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया और जिला स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर गहरा आक्रोश देखने को मिला। आपको बता दें कि श्रीनगर थाना क्षेत्र के कस्बा इलाके में रहने वाले विवेकानंद गुप्ता, जो कि सरकारी अध्यापक रहे हैं और 1 वर्ष पूर्व बीआरएस से लेकर सेवानिवृत्ति हुए थे और सड़क किनारे बाइक से खड़े थे, तभी अचानक एक ई-रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट गया और उसकी चपेट में आकर विवेकानंद भी गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों और परिजनों ने घायल ई-रिक्शा के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र श्रीनगर पहुंचाया, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सालय से जिला अस्पताल रेफर किया गया। आरोप है कि रेफर होने के बावजूद लगभग 1 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं मिल सकी और मृतक की पुत्री आकांक्षा ने बताया कि उन्होंने और अन्य परिजनों ने एम्बुलेंस सेवा के लिए कई बार फोन किया, लेकिन हर बार जल्द एम्बुलेंस भेजने का आश्वासन दिया गया। साथ ही मजबूर होकर परिजन निजी वाहन की व्यवस्था कर विवेकानंद गुप्ता को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें देखते ही मृत घोषित कर दिया और समय पर एम्बुलेंस न मिलने से हुई मौत के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। पुत्री आकांक्षा का रो रो कर बुरा हाल है और उन्होंने सरकार और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। घटना के बाद परिजनों में भारी आक्रोश है, उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं की पूरी तरह से लापरवाही बताया है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी हाउस भिजवा दिया था। इस दर्दनाक हादसे में एक बार फिर जिले की स्वास्थ्य सेवाओं और एम्बुलेंस व्यवस्था की पोल खोल दी है। श्रीनगर में बेलताल तेगेला के पास भड़रा तेगेला और बेलताल तेगेला के बीच में जो ठाणे थे, वहां पर कपड़ा देने आए थे और वो ई रिक्शा है जो वो गया, वो टक्कर हो गई, मतलब तो पलटा वो ई रिक्शा, तो उनको लग गई। फिर क्या हुआ भैया, कैसे कहाँ पहुँचाया इनको, कैसे आप लोगों ने अस्पताल पहुँचाया? फिर हम लोग अस्पताल ले गए, वहाँ पर ज्यादा मतलब मुंह से और नाक से खून अस्पताल जाके फिर कॉल लगाया, काफी देर तक कॉल लगाते रहे, एम्बुलेंस आई नहीं, काफी देर आधा घंटा से ज्यादा ही शायद लगाया वो कॉल, एम्बुलेंस आई नहीं। फिर
तो फिर गाड़ी भी बड़ी उसमें हुई, तब लेके आए। क्या यहाँ लेकर आए, फिर डॉक्टर ने क्या बताया? अब हम आते हम मतलब क्या बता रहे हैं, आप जो बता रहे। मृत घोषित कर दिया है डॉक्टर। हाँ, क्या लग रहा है, एम्बुलेंस वाले की लापरवाही? हाँ, एम्बुलेंस अगर टाइम से मतलब आ जाती तो शायद बचने की उम्मीद थी। सर, एक व्यक्ति को मृत घोषित किया गया है, क्या कुछ मामला है? जिला चिकित्सालय महोबा में उनके अटेंडेंट द्वारा एक पेशेंट आया था जो कि एग्जामिन करने पर बायलेटरल प्यूपिल डायलेट थी, काफी सीवियर क्रिटिकल हेड इंजरी थी और पेशेंट को मृत घोषित किया गया है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया है। पुलिस सूचना भिजवा दी। सर, क्या हुआ था? एक्सीडेंटल मामला है। किसी ने एम्बुलेंस नहीं बुलाई, एम्बुलेंस बुलाई, हजारों लोगों ने कॉल किया पर आई नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ एम्बुलेंस थी नहीं, वो तो कहीं और के मरीज करने गई थी जिन्होंने पहले से कर रखा था बुकिंग। आज मैं ना हुई सिर्फ सरकार की वजह से, बीजेपी की सरकार की वजह से। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ वो दावा दी थी कि मैं ये करूंगी वो करूंगी। क्यों? क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकांक्षा गुप्ता है। क्या घटना हुई, क्या हुआ? मैं विवेकानंद गुप्ता की लड़की हूँ जो कि श्रीनगर में अध्यापक रहे। 35 सालों से अध्यापक, उन्होंने सरकार के लिए काम किया है। कितना ही पेंशन, कितना ही वो 2 साल से रिटायर्ड थे, कितना ही पेंशन देती है, ठीक है देती है पेंशन, लेकिन उसकी फैमिली, उनका एक्सीडेंट हुआ, उनकी फैमिली 1.5 घंटे एम्बुलेंस को कॉल किया, 1.5 घंटे एम्बुलेंस आने को तैयार नहीं थी। क्यों नहीं थे हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं था। आज मैं अनाथ हुई हूँ, मेरे जैसा कितने बच्चे अनाथ होते हैं इसी सब चक्कर में, क्योंकि एम्बुलेंस नहीं आ पाती है। एम्बुलेंस से बात हुई आपकी? मेरी 10 बार बात हुई, उनको 10 बार डॉक्टर से बात करनी होती है, मुझसे बात करनी है। मरीज कल के दिन ये रूल भी निकाल दे कि मरीज जो मर रहे हैं उससे भी बात कराओ, तब एम्बुलेंस उसके लिए आएगी। आज जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैसिया एवं पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई के द्वारा नगर पालिका परिषद चंदौसी द्वारा संचालित माल गोदाम रोड नियर रेलवे स्टेशन चंदौसी निःशुल्क रैन बसेरे का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने साफ सफाई एवं अन्य व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की लापरवाही संज्ञान में न आए। इस अवसर पर संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। जो स्टेशन के सामने रेन बसेरा है चंदौसी में, उसका निरीक्षण भी किया है। उसमें आज 2 लोग रह भी रहे थे। वहाँ अलाव की भी व्यवस्था है और 10 रेन बसेरे हैं पूरे चंदौसी में चल रहे हैं और पूरे जनपद की हर नगर पंचायत और नगर पालिका में रेन बसेरों की व्यवस्था की गई और साथ ही अलाव जलाने की व्यवस्था की गई और ये निर्देश भी दिए गए हैं कि नियमित रूप से अलाव जलाई जाए और रेन बसेरों में लोग आकर के रुकें। और इसके लिए प्रचार प्रसार भी किया गया है और 3-4 जगह पे संकेतक भी लगाए गए हैं ताकि लोगों को पता चले कि रेन बसेरा पास में है। देश भर में सर्दी का सितम जारी है। कड़कती ठंड और घने कोहरे के कारण जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित किया हुआ है। आज जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैसिया एवं कृष्ण कुमार बिश्नोई द्वारा चंदौसी रोड पर स्थित रेलवे स्टेशन के निकट निःशुल्क रैन बसेरे का निरीक्षण किया गया, जिसमें जिलाधिकारी ने साफ सफाई को लेकर संबंधितों को सख्त निर्देश दिए। अलाव एवं कंबल आदि व्यवस्थाओं को उन्होंने चेक किया। इस अवसर पर अधिकारी व संबंधित लोग मौजूद रहे। अगली खबर चित्रकूट से, जहां अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद जनपद चित्रकूट तिवारी द्वारा नवनियुक्त कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह सत्संग भवन प्रयागराज रोड स्थित सभा स्थल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान परशुराम तैलचित्र पर दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण एवं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ परशुराम वंदना के साथ विधिवत शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर परिषद के संस्थापक पंडित जुगल किशोर तिवारी की अध्यक्षता में नवनियुक्त कार्यकारिणी को शपथ दिलाई गई। प्रांतीय उपाध्यक्ष पंडित प्रताप नारायण पांडे और प्रदेश प्रभारी पंडित
स्मृति त्रिपाठी और हमीरपुर जिला अध्यक्ष पंडित दीपा त्रिपाठी एवं जनपद चित्रकूट के संरक्षक मंडल की उपस्थिति में जिला चित्रकूट की कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर मार्गदर्शक मंडल का चित्रकूट के संरक्षक मंडल का स्वागत एवं सम्मान अंग वस्त्र भेंट कर किया गया है। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष बादल पयासी और साथ ही महामंत्री अरुण मिश्रा और साथ ही महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष श्रीमती गायत्री पांडे, जिला संयोजक विपुल मिश्रा, पंडित घनश्याम द्विवेदी, श्याम सूरत गौतम और मनोज द्विवेदी, पंकज शुक्ला, अमित त्रिपाठी, उपाध्यक्ष पंडित नीलेश शुक्ला और साथ ही संगठन सचिव अवधेश नरेश शुक्ला आदि लोग वहां पर उपस्थित रहे। इस अवसर पर जुगल किशोर तिवारी जी ने कहा कि पदभार ग्रहण करने का यह प्रतिष्ठा का विषय नहीं आता, अभी तो कर्तव्य बोध और भी वैश्विक है और साथ ही समाज के पीड़ित अपेक्षित बंधुओं की हर संभव मदद की जाए, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। और साथ ही इस अवसर पर मार्गदर्शन एवं संरक्षक गंगुली महाराज, शशांक द्विवेदी, सिद्धार्थ पांडे, राजेश दुबे, हजारों लोगों की उपस्थिति में शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। खबर श्रावस्ती से है, जहां श्रावस्ती में सरकारी अस्पताल बना रेफर सेंटर। डॉक्टर और सर्जन की कमी, हादसे में पीड़ित महिला को नहीं लगाया गया टाका। प्राथमिक इलाज कर महिला को किया गया रेफर। इकोना सीएचसी में अव्यवस्थाओं का आरोप, परिजनों ने घायल महिला को पहुंचाया एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में लगेगा महिला को टाका। मामूली हादसे का इलाज में असमर्थ जिला व्यस्ततम सीएचसी इकोना। इससे पहले भी टाके का धागा न मिलने पर घिर चुका है सीएचसी प्रशासन। स्वास्थ्य महकमे की इस लाचार व्यवस्था का आखिर जिम्मेदार कौन है? पंडित जी, आपके क्षेत्र की एक महिला यहाँ इकोना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आई है, इनके साथ क्या मैटर हुआ बताइए। इनको अभी 10 मिनट पहले मुझे फोन गया कि पंडित जी एक एक्सीडेंट हो गया है। मैं गोंडा से आया था, घर पे पहुंचा, तत्काल भाई साहब से उन्होंने फ़ोन किया, मैं तत्काल यहाँ पे पहुंचा कि मैं हालत देखूँ क्या हालत है। यहाँ जब मैं हालत देखा तो डॉक्टरों ने कहा कि उनका सर फट गया है, इनको बहराइच मेडिकल में अस्पताल में इनको रिफ़र किया जा रहा है। महिला का क्या नाम है पंडित जी? क्या नाम है? राधा, महिला का नाम है राधा। इनके पति का क्या नाम है? मंगनू। कौन सा जिला थाना के रहने वाली हैं? जिला बहराइच, थाना विशेषरगंज। तो इनके कोई परिजन यहाँ पर हैं? जी। कौन है बताइए? पतोहू। हमसे यहाँ बताइए ना। हमसे पतोहू है यहाँ। अच्छा, तो अभी आप मतलब आपको यहाँ इकोना अस्पताल में कोई सुविधा मिली? नहीं मिला जी। कौन सुविधा मिला? जब रेफर हो गए कई दिन से चलती क्या चीज? यहाँ आइए आप, इधर आओ, इधर आइए, इधर आइए, यहाँ आइए आप सामने। तुरंत सीएमओ को फोन करते, इधर आइए आप। काहे भाग रहे हो यार? फोन आएगा उनका। नहीं, फोन आ गया तो क्या हुआ? मतलब यहाँ क्या फैसिलिटी मिली आपको? पट्टी वट्टी हो गया, उसके बाद बहराइच के लिए रेफर कर दिया। तो महिला की हालत सीरियस है? इधर आइए आप, इधर आइए। कौन है आपकी? वो सास है हमारी। क्या हुआ इनके साथ बताइए। इनके साथ वही लाइट कटी थी सर, तो जा रही थी दुकान, बोले हम बड़ी जानी बोले, सब लोग बोले कि हाँ मत जाओ दुकान, बाकी ये मानी नहीं है, चली गई, जाने लगी, गाड़ी आया पीछे से मार के चला गया। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? आप लोग क्या एम्बुलेंस बुलाए? उसके बाद एम्बुलेंस फोन किया, एम्बुलेंस गई तो लेके आई। कहाँ लेके आई? यहाँ पर क्या उपचार हुआ आपका? यहाँ से रेफर कर लिया मैम। तो क्या सर फटा हुआ है? सर फटा है, पैर टूटा है। पैर भी टूट गया है जी। अच्छा, तो क्या मतलब सर फटा तो टाका वाका लग गया? हाँ, पट्टी उट्टी हो गया है। पट्टी खाली बन गया है? खाली पट्टी बना है जी। तो कहाँ ले जा रहे हैं आप लोग? बहराइच लेके जा रहे हैं इमरजेंसी। गाड़ी वाले का नंबर वंबर पता है आपको? गाड़ी का नंबर हमको नहीं पता है, बाकी लड़के लिए हैं। अच्छा, तो मतलब टक्कर मारने के बाद वो फरार हो गया वहाँ से? तुरंत भाग लिया। लड़के हमारे बाईपास ले उनको पीछे किए, बाकी मिला ही नहीं है। इनकी उम्र कितनी है? इनका 80 साल है। तो अभी आप लोगों को रिफर किया गया है, किस बेस पे रिफर किया गया है? यानी कोई टाका वाका बना है या कुछ मतलब सर्वर फटा है तो टाका वाका लगा है? खाली पट्टी मलम हुआ है सर, टाका नहीं लगा है? टाका नहीं लगा है। तो आपने पूछा नहीं कि टाका नहीं लगेगा? कहते हैं सर्जन नहीं है कोई। क्या कर रहे हैं? कहते हैं सर्जन नहीं है। सर्जन नहीं है? टाका लगाने वाले मतलब इकोना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सर्जन नहीं है? टाका लगाने वाले। क्या कहेंगे पंडित जी आप? अब ये तो गलत बात है भाई कि सर्जन नहीं है, क्योंकि ये सरकारी अस्पताल है तो सर्जन तो होना चाहिए। इमरजेंसी है तो इमरजेंसी तो लेके आएंगे। मतलब आप लोग ये भरोसा करके लाए थे कि इनको टाका वाका लग जाएगा? हाँ, हम लोग यही भरोसा करके लेके आए हैं इमरजेंसी में कि उनका टाका लगेगा, बाकी यहाँ पे बोल रहे हैं कि सर्जन कोई है ही नहीं, टाका लगाने वाला कोई। मतलब इस अस्पताल में सर्जन नहीं है।
खबर मुरादाबाद से है, जहां बीच सड़क भिड़े छात्रों के दो गुट जमकर चले थप्पड़ और बेट। छात्रों के बीच मार पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा तेजी के साथ वायरल वीडियो में मारपीट करने वाले सभी छात्र नाबालिग नजर आ रहे हैं, लेकिन हौसला देखिए बीच सड़क पर जमकर हो रही दबंगई। छात्रों की वायरल वीडियो से दिख रहे ड्रेस के मुताबिक मुरादाबाद के चित्रगुप्त इंटर कॉलेज के नजर आ रहे सभी छात्र थाना सिविल लाइंस क्षेत्र के पीली कोठी चौराहे के पास मिशन स्कूल के पास का बताया जा रहा है। ये पूरा वायरल वीडियो, जहां पर वायरल वीडियो में मारपीट करने वाले सभी छात्र नाबालिग नजर आ रहे हैं। ये चाहिए हमें इस टाइम पर। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम।